बच्चों, अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025 के बाल विकास एवं शिक्षण विधि के क्रम में आज हम लोग अधिगम के बारे में देखेंगे कि अधिगम क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो बच्चों देखिए, इस शिक्षण विधि बिंदु में हम लोग देखेंगे अधिगम का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो बच्चों, आप अगर चैनल पर नए आए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों पूरा क्रम से सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक को डिस्कस किया गया है। आप पूरा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा कर के क्रम वाइज वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों, देर ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। अधिगम लर्निंग। बच्चों, लर्निंग देखिए क्या है, कैसे है, क्या पॉइंट इस पे है। मनुष्य में सीखने का क्रम जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। कुछ सीखने के बाद मानव अनुभवों के आधार पर कार्य अनुरूप देने का प्रयास करता है, जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। व्यवहार में होने वाले इन परिवर्तनों को ही सीखना अथवा अधिगम कहते हैं। वास्तव में सीखने की प्रक्रिया व्यक्ति की शक्ति और रुचि के कारण विकसित होती है। बच्चों में स्वयं अनुभूति द्वारा भी सीखने की प्रक्रिया होती है। जैसे बालक किसी जलती वस्तु को छूने का प्रयास करता है और छूने के बाद की अनुभूति से वह यह निष्कर्ष निकालता है कि जलती हुई वस्तु को छूना नहीं चाहिए। बच्चों देखें, एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर क्या है, अधिगम की यह प्रक्रिया सदैव एक समान नहीं रहती है। इसमें प्रेरणा के द्वारा वृद्धि एवं प्रभावित करने वाले कारकों से इसकी गति धीमी पड़ जाती है। बाल मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ के अनुसार ने कहा है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। क्रो मनोवैज्ञानिक के अनुसार क्या कहते हैं, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिरुचियों का अर्जन है। स्किनर महोदय ने क्या कह रहे हैं, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। उपयुक्त अर्थ एवं परिभाषा के आधार पर सीखने की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट हो रही हैं या होती हैं। सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक है। सीखना अनुभवों की नवीन व्यवस्था है। सीखना वातावरण की क्रियाशीलता की उपज है। सीखना समायोजन है। सीखना जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। बच्चों, ये सब सीखने की परिभाषा है। इसमें से आपसे पूछा जा सकता है सीखना क्या है, तो इसमें आप विकल्प में पूछा जा सकता है, सार्वभौमिक भी पूछा जा सकता है आपसे। और बच्चों, अब देखिए, हम देखते हैं शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इस तथ्य में हम क्या जानेंगे, इस टॉपिक में हम जानेंगे शिक्षार्थी, स्टूडेंट। जैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की 5 अंग होते हैं, एक शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि और शिक्षण अधिगम। इन 5 पॉइंटों पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्या है बच्चों, सीखना शिक्षण द्वारा ही संपन्न होता है। सीखना शिक्षण द्वारा ही संपन्न होता है, चाहे वह शिक्षण प्रक्रिया सीखने वाले द्वारा अपनाई जाए या अध्यापक द्वारा। शिक्षण का उद्देश्य ही है सीखना। शिक्षण का अर्थ तभी सार्थक होता है जब कोई इस प्रक्रिया से सीखता है। मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की भी खोज की है। ये कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, बालक का शारीरिक व मानसिक विकास में, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। प्रायः यह देखा जाता है कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बालक सीखने में रुचि लेता है। थकान का प्रभाव कम होने से छात्र जल्दी सीखते हैं। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे प्रायः पढ़ने लिखने में कमज़ोर रहते हैं
और वे देर से सीखते हैं। परिपक्वता मैच्योरिटी, व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ उसकी परिपक्वता भी बढ़ती है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व होने पर सीखने की गति बढ़ जाती है, जिससे सीखने का स्तर भी बढ़ जाता है। इसके विपरीत यदि आयु एवं परिपक्वता के अनुरूप अधिगम सामग्री नहीं है तो अधिगम सामग्री ग्रहण करने में कठिनाई होगी। ठीक। सीखने की इच्छा, विल टू लर्न। सीखना बहुत कुछ व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। जिस बात को सीखने के लिए बच्चों में प्रबल इच्छा होती है, उसे सीखना उतना ही शीघ्र होता है। उनकी इच्छाओं के विरुद्ध उन्हें कुछ नहीं सिखाया जाता। ये बच्चों बात सही है। अगर हम कुछ बच्चों को सिखाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, अगर वह बच्चा उसको सीखने के लिए इच्छुक है, जागृत है, जिज्ञासा है, तो वो चीज़, उस तथ्य को, उस पॉइंट को बच्चा जल्दी सीख जाता है। प्रेरणा, मोटिवेशन। सीखने के लिए बच्चों को प्रेरित करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए समय समय पर प्रशंसा, प्रोत्साहन, प्रतियोगिता के आधार पर सीखना चाहिए, तो वे सुगमता से सीख जाते हैं। अगर बच्चों में सीखने की गति धीमी हो जा रही है, तो अगर हम क्लास में उनको मोटिवेट कर दें, उनको मोटिवेशन कहानियाँ सुना दें, थोड़ी सफलता हुए व्यक्तियों की चर्चा कर दें, तो उनके मन उन्होंने कैसे प्रयास किया, कैसे सफल हुए, उस पर भी अगर चर्चा कर देते हैं तो बच्चे उससे थोड़ा मोटिवेट होकर के भी सीखने की और कोशिश करते हैं। विशेष सामग्री का स्वरूप, नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर। प्रत्येक स्तर के छात्रों के लिए उनकी बुद्धि, रुचि एवं अभिक्षमता के अनुरूप पाठ्यवस्तु सरल, रोचक एवं अर्थपूर्ण होने पर छात्र उन्हें रुचिपूर्ण एवं शीघ्रता से सीखते हैं। कठिन, नीरस तथा अर्थहीन विषय सामग्री बच्चे शीघ्रता से सीख नहीं पाते। जो कठिन है, नीरस है, अर्थहीन है, इस विषय सामग्री बच्चे शीघ्रता से नहीं सीख पाते हैं। लेकिन वो पाठ्यवस्तु जो सरल है, रोचक है, अर्थपूर्ण है, उन्हें छात्र रुचिपूर्ण एवं शीघ्रता से सीख जाते हैं। एनवायरनमेंट, वातावरण। भौतिक एवं सामाजिक वातावरण दोनों ही शिक्षण अधिगम को प्रभावित करते हैं। बहुत ही बात अच्छी है कि बच्चों, जब भी शिक्षण कार्य किया जाता है उसमें आपका भौतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण आपका दोनों ही क्रियाशील है। जब तक ये दोनों अच्छे नहीं रहते हैं, शिक्षण कार्य उतना प्रभावी नहीं हो पाता है। शुद्ध वायु, उचित प्रकाश, शांत वातावरण एवं मौसम की अनुकूलता के बीच बच्चे शीघ्र सीखते हैं। इसका अभाव में वे शीघ्र थक जाते हैं तथा अधिगम प्रक्रिया बाधित होती है। इसी प्रकार यदि परिवार, समाज, समुदाय और विद्यालय आदि सभी स्थानों पर छात्रों को सामाजिक एवं शैक्षिक वातावरण मिलता है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी होती है, अन्यथा उसमें बाधा उत्पन्न होती है। शारीरिक एवं मानसिक थकान, फिजिकल एंड मेंटल फैटिग। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए समय सारणी का बड़ा महत्व है। कठिन विषय थोड़े समय में ही छात्र को थका देते हैं, इसलिए समय सारणी में कठिन विषय को पहले एवं सरल विषयों को बाद में स्थान दिया जाता है। कलांशों के बीच विश्रांति काल का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, इससे थकान का प्रभाव कम हो जाता है। छात्र जल्दी सीखते हैं। थकान की स्थिति होने पर अधिगम प्रक्रिया बाधित हो जाती है। इसके अतिरिक्त अधिगम को प्रभावित करने वाले अन्य कारक भी हैं। बुद्धि, रुचि, अक्षमता, जीवन का लक्ष्य, विषय का ज्ञान, व्यवहार, व्यक्तित्व, शिक्षण विधि, बाल केंद्रित शिक्षा, अनुशासन, पाठ्यपुस्तक का संगठन एवं उसका जीवन से संबंध। बच्चों, एक बार हम उस पॉइंट को पुनरावृत्ति कर लेते हैं। सीखना जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। जीवन सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में बालकों के शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, सीखने की इच्छा, प्रेरणा, विषय सामग्री के स्वरूप, वातावरण, शारीरिक एवं मानसिक थकान आदि प्रमुख है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं अगला पॉइंट अपना, अधिगम को प्रभावशाली विधियाँ।
इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग। इसमें बच्चों देखिए, हम जो पढ़ेंगे सीखेंगे क्या सीख रहे हैं, अधिगम को प्रमुख प्रभावशाली विधियां क्या, करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, सम्मेलन व विचार गोष्ठी की विधि, प्रोजेक्ट विधि, समूह अधिगम विधि। ये बच्चों आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको अभी लग रहा है तो बहुत बड़ा है, बहुत लॉन्ग है, तो बच्चों आप इसमें आप घबराइए मत, ठीक है। क्योंकि अभी हमारा जो रिपीटेड का नोटिफिकेशन नहीं आया, इसलिए अभी अगर हम खाली बैठे हुए हैं तो हमारे लिए क्या है, हर पॉइंट को देख करके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम विस्तार से अपनी समझ को विकसित करें। जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तब हम एक ऐसी लेके आएंगे पॉइंट जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इसी का निचोड़ होकर पॉइंट व्यू से रहेगा। अभी हम उस चीज़ को विस्तार से समझें, अपने टॉपिक को समझें। और अगर बीटीसी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, तो आप डीएलएड कर रहे हैं, तो आपको ये जो चीज़ें हैं आपको सबके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप वहाँ भी आपको हेल्पफुल ये सिद्ध होगा। तो किसी नए पाठ या नई क्रिया को सीखने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने कुछ प्रमुख विधियों को अधिक उपयोगी एवं प्रभावशाली बताया है। ये विधियां इस प्रकार हैं। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। इस विधि में छात्र के द्वारा प्रत्येक कार्य में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया जाता है। बच्चे जिस कार्य को स्वयं करते हैं उसे वे जल्दी सीखते हैं। जब बच्चे किसी कार्य को स्वयं करते हैं तो वे उसके उद्देश्य का निर्माण करते हैं, उसको करने की योजना बनाते हैं और उसे पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। यदि उसमें वे असफल रहते हैं तो अपनी गलतियों का पता लगाते हैं तथा उनमें सुधार करने का प्रयत्न करते हैं। आज की शिक्षा प्रणाली इसी विधि पर आधारित बाल केंद्रित शिक्षा है। बच्चों, अगर हम लोग कक्षा में शिक्षण कर रहे हैं तो इसमें ज़्यादा करके बच्चों को उसमें रोल दें। बच्चे अपने करके सीखें। अगर चाहे कोई बच्चा करके सीखता है तो उसकी जो सीखने की गति है वो तीव्र है, होती जाती है, और जो बच्चा सीखता है उसके स्थायित्व आता है। देखिए, एक किसी चीनी के कथन है, जब हम सुनते हैं तो भूल जाते हैं। बहुत बढ़िया है। जब कोई हम सुनते हैं, चीनी कथन है, आपसे पूछा जा सकता है यही कथन किसका है, तो चीनी लेखक का है, आपसे पूछा जा सकता है। जब हम देखते हैं तो याद रखते हैं और जब हम करते हैं तो समझ जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों आपके लिए। आगे देखते हैं। अनुकरण क्या करना है, अनुकरण द्वारा सीखना, लर्निंग बाय इमिटेशन। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया शैशव अवस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। विद्यालय में बच्चे शिक्षक द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का अनुकरण करके सीखते हैं। इस विधि में शिक्षक छात्र के लिए आदर्श स्वरूप होता है। मनोवैज्ञानिक हैगार्ड महोदय की अनुकरण द्वारा सीखने का सिद्धांत भी यह स्पष्ट होता है कि अधिगम प्रक्रिया अनुकरण के माध्यम से सरल होती है। निरीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। बच्चे जिस वस्तु का निरीक्षण करते हैं उसके बारे में वे जल्दी अस्थायी रूप से सीख जाते हैं। इसका कारण है निरीक्षण करते समय वे उस वस्तु को छूते हैं, प्रयोग करते हैं या आपस में उसके बारे में चर्चा करते हैं। इस प्रकार की वे अपने एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। फलस्वरूप उनके मन मस्तिष्क पर उस विषय का स्पष्ट चित्र अंकित हो जाता है। निरीक्षण पद्धति की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक बच्चों को जिस स्थान पर ले जाए उसे वह पूर्व में ही देख ले तथा उसके बारे में योजना बना ले कि इस विधि से सीखने के छात्र की जिज्ञासा उत्सुकता बनी रहती है। क्योंकि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल शिक्षण इस विधि का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए ताकि बच्चे उसे सहजता से सीख सकें। परीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय टेस्टिंग। इसके अंतर्गत अब छात्र अपनी आवश्यकता के अनुरूप सामग्री का परीक्षण करते हैं तथा ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे बच्चे किताब से में गिनती को पढ़ते हैं
तो प्रथम दृष्टि से उसका कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता, परंतु व्यवहारिक जगत में जब बच्चे स्वयं इसका प्रयोग करते हैं तो देखते हैं तो अधिगम अस्थायी रूप ले लेता है। इस विधि को विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, नैतिक शिक्षा आदि में प्रयोग किया जा सकता है। इस विधि के माध्यम से बच्चों में आत्मनिर्भरता का विकास होता है, क्योंकि इस परीक्षण में वे स्वयं प्रयास करते हैं। सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, लर्निंग बाय ग्रुप मेथड। सामूहिक विधियों द्वारा सीखना अधिक सहायक एवं उपयोगी होता है। इस संबंध में कोलसनिक का मत है कि बालक को प्रेरणा प्रदान करने, उस शैक्षिक लाभ लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता देने, उनके मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने, उसके व्यवहार को सुधार करने, उसमें आत्मनिर्भरता और सहयोग की भावना का विकास करने में सामूहिक विधियां अधिक प्रभावशाली होती है। मुख्य सामूहिक विधियां क्या क्या है? नंबर 1, सम्मेलन या विचार गोष्ठी, कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार मेथड। इस विधि में किसी विशेष विषय पर छात्र छात्राओं द्वारा विचार विमर्श, वाद विवाद एक निश्चित समय में करना होता है। इसमें ऐसे प्रकरण पर विचार किया जाता है जिसमें सभी सदस्य की रुचि होती है। इसके द्वारा लोगों में सामाजिक एवं भावनात्मक गुणों का विकास होता है। इसके द्वारा दूसरों के विरोधी विचारों का सम्मान एवं सहनशीलता की भावना विकसित होती है। नंबर 2, प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि। इसमें प्रत्येक छात्र अपनी व्यक्तिगत रुचि, ज्ञान और क्षमता के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, जिससे सीखना सरल हो जाता है। सामूहिक रूप में कार्य करने के कारण उनकी स्पर्धा, सहयोग और सहानुभूति का भी विकास होता है। इसमें शिक्षक मार्गदर्शक का कार्य करते हैं तथा वह बच्चों को समूह में बांट देते हैं। प्रत्येक समूह अपनी इच्छा अनुसार कोई भी प्रोजेक्ट लेने में स्वतंत्र होता है। यहाँ शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि संबंधित कार्य छात्रों के अस्त्रानुकूल हो तथा वह स्वयं बच्चों का मार्गदर्शन करते रहें। प्रोजेक्ट से संबंधित आवश्यक निर्देश भी देना चाहिए ताकि कार्य ठीक प्रकार से संपन्न हो सके। इस विधि से अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है तथा यह रटने की प्रवृत्ति को भी कम करता है। यह विधि बाल केंद्रित है। बच्चों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। आगे देखिए, शिक्षक वह धुरी है जिस पर बाल केंद्रित शिक्षा कार्य करता है। बच्चों शिक्षक ये देखिए केंद्र में है, धुरी है और उस पर जो है बाल केंद्रित शिक्षा इसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। समूह अधिगम। इस अधिगम या ग्रुप लर्निंग, इस अधिगम के अंतर्गत सीखने वालों को विभिन्न समूहों में बांट दिया जाता है। सीखने वालों को अपने साथियों के साथ खुले मन से विषय वस्तु पर आधारित अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। इसका प्रमुख उद्देश्य छात्रों को अपनी समस्याओं को स्वयं निराकरण करने, प्रोत्साहित करने, उन्हें समाधान निकालने के लिए अवसर प्रदान करना होता है। आवश्यकता पड़ने पर इस शिक्षक से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। समूह अधिगम में छात्र अधिक स्वतंत्र होने के कारण समस्या के समाधान में अपने विचारों को पूर्ण रूप प्रकट कर सकते हैं। अच्छे शिक्षक के गुण। गतिविधियों के निर्माण की क्षमता, स्पष्ट निर्देश, बच्चों की मानसिक क्षमता का पहचानना, निरंतर सीखने वाला विषय वस्तु पर पर्याप्त ज्ञान शिक्षक न होना, पूर्ण ज्ञान से जोड़ना, शिक्षक को पूर्व योजना, स्वच्छता के साथ श्रोता, भयमुक्त कक्षा, पूर्वग्रह मुक्त, पक्षपात रहित व्यवहार। बच्चों, निष्कर्ष का अधिगम की विधियाँ कैसी होती हैं, उसके निष्कर्ष पॉइंट पर हम लोग देखते हैं। ये पॉइंट आप लोगों के लिए यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों, किसी भी विषय का शिक्षण बच्चों के पूर्व ज्ञान एवं अर्जित क्षमताओं पर निर्भर करता है।
सीखने की विधियाँ शिक्षण के उद्देश्य, सीखने की विषय वस्तु या विकसित की जाने वाली दक्षताओं पर निर्भर करती है। सीखने की विधियाँ ऐसी हो जो बच्चों को सीखने में आत्मनिर्भर बनाए। बच्चे स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रेरित हों। वे सीखने में आनंद अनुभव करें। उनमें आपस में सहयोग की भावना विकसित हो। बच्चों, पुनरावृत्ति एक बार हम लोग जो पॉइंट पढ़े उसको फिर एक 4 पॉइंट में देखते हैं कि अधिगम विधियाँ क्रियाओं के संचालन का एक विशिष्ट अंग है। शिक्षक जब अपने शिक्षण के छात्रों के अस्त्रानुसार रुचिकर, बोधगम्य, तार्किक एवं सरलतम बनाता है, तभी वह अपने कक्षा शिक्षण में सफल होता है। इसलिए शिक्षक प्रशिक्षु के लिए अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ का ज्ञान बहुत आवश्यक है। अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ करके सीखना, अनुकरण के द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, सम्मेलन व विचार गोष्ठी या गोष्ठ विधि द्वारा, प्रोजेक्ट विधि द्वारा आज सीखना। अधिगम क्रिया में सभी विधि अपना अपना अलग महत्व है, अलग अलग महत्वपूर्ण है। अब बच्चों हम यहाँ देखते हैं अधिगम के नियम, लॉ ऑफ लर्निंग। अब यहाँ देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मुख्य मिश्र बिंदु है थर्नडाइक के सीखने के मुख्य एवं गौड़ नियम, सीखने सिखाने का महत्व। पशु, पक्षी, पौधे, मानव सभी प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। इसी प्रकार सीखने के भी कुछ नियम हैं। सीखने की प्रक्रिया इन्हीं नियमों के अनुसार चलती है। E.L. थर्नडाइक ने सीखने की कुछ नियम बताए हैं जिनको प्रयोग अध्ययन या अध्यापन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। उन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम का प्रतिपादित किया। बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है थर्नडाइक के मुख्य नियम कितने हैं, गौड़ नियम कितने हैं। मुख्य नियम बच्चों 3 है और गौड़ नियम कितने हैं, 5 हैं। किसके? थर्नडाइक के, E.L. थर्नडाइक। ठीक, अब देखिए सीखने का मुख्य नियम, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम का नियम। तो बच्चों ये आपका क्या है, मुख्य नियम। ठीक है, अब देखिए पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पर, यदि ध्यान देंगे इसे लॉ ऑफ रेडीनेस कहते हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहते हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट या प्रभाव का नियम, संतोष का नियम, लॉ ऑफ जस्टिफिकेशंस। ठीक है, ये आपको कहा जा सकता है। तत्परता का नियम देखेंगे बच्चों, जब हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर होते हैं तो हम उसे शीघ्र सीख लेते हैं। किसी समस्या को हल करने के लिए प्रयत्नशील होना तत्परता कहलाता है। यदि बच्चे गणित के प्रश्न हल करने की इच्छा है तो तत्परता के कारण वह उनको अधिक शीघ्रता और कुशलता से करता है, काम करने में आनंद या संतोष का अनुभव करेगा। इसके विपरीत सीखने के लिए तैयार नहीं होने की स्थिति में बच्चों को सीखने की क्रिया से असंतोष मिलता है तो वह प्रायः खींच उठता है। अभ्यास का नियम, इस नियम का तात्पर्य है अभ्यास कुशल बनता है, अभ्यास कुशल बनाता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते हैं तो हम उसे सफलतापूर्वक करना सीख जाते हैं और उससे कुशल हो जाते हैं। हम बिना अभ्यास किए साइकिल चढ़ने में या कोई खेल खेलने में कुशल नहीं हो सकते। यदि हम किसी सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते हैं तो उसे हम भूल जाते हैं। अभ्यास से सीखना अस्थायी होता है। इसे थर्नडाइक के उपयोग का नियम, लॉ ऑफ यूजेज, और बिना अभ्यास से ज्ञान विस्मृत हो जाता है। इसके अनुप्रयोग में लॉ ऑफ डिसयूज, अनुप्रयोग के नियम, लॉ ऑफ डिसयूज कहा जाता है। प्रभाव का नियम, प्रायः हम उस कार्य को ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है, जिससे हमें सुख एवं संतोष मिलता है। यदि हमें किसी कार्य को करने
किसी कार्य को करने या सीखने में कष्ट होता है तो हम उस कार्य को नहीं दोहराते हैं। थार्नडाइक के अनुसार जिस कार्य में संतोष होता है उससे उद्दीपन अनुक्रिया संबंध दृढ़ होता है और जिस कार्य से असंतोष होता है उससे यह संबंध कमजोर होता है। इसे भी जाने, बच्चा न तो खाली घड़ा होता है न गीली मिट्टी। बच्चा एक पौधे के समान होता है जिसके लिए हम वे सभी अनुभव रचने या संचित करते हैं जिनकी मदद से वह स्वयं का विकास करने में सक्षम बन पाए। सीखने में सहायक के गौड़ नियम। सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक ने सीखने के 5 गौड़ नियम प्रतिपादन किया था। इन नियमों के मुख्य नियम से कम है, इसलिए गौड़ नियम कहा गया है। महत्व जो है कम है। नंबर 1 क्या है? मनोवृत्ति का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम। मनोवृत्ति का नियम, जिस कार्य के प्रति हमारी अवृत्तियां मनोवृत्तियां रहती हैं उसी अनुपात में जिस कार्य के प्रति हमारी अवृत्तियां या मनोवृत्तियां रहती हैं उसी अनुपात में हम उसको सीखते हैं। अनुकूल मनोवृत्ति होने पर बालक शीघ्र सीखता है और प्रतिकूल मनोवृत्ति होने पर बालक सीखने में बाधाएं आती हैं। बहु अनुक्रिया का नियम, इस नियम के अनुसार जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं तब हम उसके प्रति विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करते हैं। इनमें से कुछ अनुक्रियाएं लक्ष्य प्राप्ति में सहायक नहीं होती हैं, उन्हें हम छोड़ देते हैं और फिर भूल जाते हैं कि हम उन्हीं अनुक्रियाओं का चयन करते हैं जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती हैं। इसे ही सीखना कहते हैं। कक्षा परिस्थिति में इस नियम के अनुसार बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आंशिक क्रिया का नियम। थॉर्नडाइक का मानना है कि यदि बच्चों के सामने किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर प्रस्तुत किया जाए तो एक एक भाग समाधान किया जाए तो बच्चा पूरी समस्या को शीघ्रता एवं सुगमता से समझ संपूर्ण कार्य पूरा कर सकते हैं। शिक्षक को चाहिए कि वे बच्चों के समक्ष समस्या प्रस्तुत करते समय उनके विभिन्न अंगों के विषय में बताए और उन्हें अलग अलग हल करके संपूर्ण समस्या का समाधान करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को अंश से पूर्ण की ओर बढ़ने का अवसर प्रदान होना चाहिए। बच्चों, जैसे कोई चीज़ बड़ा है, इसको अगर हम थोड़े थोड़े में सीखेंगे तो पूरा बड़ा सीख जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, इसमें क्या है, अंश से पूर्ण की ओर। ये शिक्षण विधियाँ हैं, आगे हम लोग इस पर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाएगा। अनुरूपता का नियम। जब व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या आती है तो वह अपने पूर्व के अनुभवों एवं प्रयत्नों को स्मरण करता है और उनसे तुलना करता है। उसके अनुसार की क्रिया कर समस्या का समाधान खोजने का प्रयत्न करता है। शिक्षक को चाहिए कि कक्ष में स्थित वह बच्चों को ऐसा अवसर प्रदान करे जिससे अपने पूर्व ज्ञान का स्मरण एवं प्रयोग कर सके। संबंधित परिवर्तन का नियम। इस नियम में सहचर परिवर्तन का नियम भी है। इस नियम को सहचर परिवर्तन का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में होती है उसे एक नए उद्दीपन के द्वारा भी उत्पन्न की जा सकती है। इसमें क्रिया का स्वरूप वही रहता है पर परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता है। शिक्षक को कक्षा में अच्छी आदतों एवं सकारात्मक अभिरुचि का उत्पन्न करना चाहिए ताकि छात्र उनका उपयोग अन्य परिस्थितियों में भी कर सकें। तो बच्चों, आज आपका टॉपिक जो है यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। ये आपका जान लीजिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपने यूपी टेट की सिलेबस को उठा लेंगे, बाल विकास एवं शिक्षण विधि के सिलेबस को उठा लेंगे और देखेंगे कि एक पॉइंट जो एक टॉपिक उठाया गया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उठाया गया है। और यह जरूरी, ये यूपी टेट के लिए भी है, सुपर टेट के लिए भी ज़रूरी है। और जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं
उनके लिए, बीएड कर रहे हैं उनके लिए, या सभी राज्यों के लिए, तो जहाँ भी आपको बाल विकास पढ़ना है उस स्थिति में, उस टॉपिक में यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होगा, बहुत हितकर साबित होगा। इसलिए बच्चों आप देखते रहिए, थोड़ा थोड़ा देखते रहिए। जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम समग्र लेकर आएंगे, सभी टॉपिकों को लेकर आएंगे। अभी थोड़ा व्यस्तता के कारण जो है हम एक एक टॉपिक को लेकर आ रहे हैं। तो बच्चों आप इस वीडियो को अगर आपको हेल्पफुल लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शेयर उन ग्रुपों में कर दीजिए, अगर आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड के ग्रुप में, बीटीसी कर रहे हैं तो बीटीसी के ग्रुप में, और अगर टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उस ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए। आपको शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों को।